स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। स्वागत है। आइए देखते हैं कि हमारे चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। हम पढ़ रहे थे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। सारे लेक्चर में आपसे ये बात बताते जा रही हूँ। इस चैप्टर को, और बहुत लोग इस चैप्टर को लेकर कंफ्यूज भी होते हैं, है ना, उसे सही वे में स्टेप वाइज समझ नहीं पाते हैं। आपसे निवेदन करूंगी कि अगर इस चैप्टर में अगर आप फंस रहे हैं ना, तो एक क्रम वाइज, सीरीज वाइज इसे क्या करिए, लगातार पढ़ लीजिए। जितने भी इस चैप्टर से, अर्थात वित्तीय प्रबंधन एवं योजना आपके चैप्टर का नाम है ना, तो इसमें देख रहे हैं कि मैं 6-7 लेक्चर दे चुकी हूँ। तो इसमें जब आप देखेंगे ना, अच्छी तरह पढ़ेंगे ना, तो पूरा का पूरा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बजट वगैरह से लेके। तो आइए देखते हैं पीछे क्या हम पढ़ लिए थे। तो थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ने में और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है ना। तो उस पे हम उसे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमें याद ही रहता कि हाँ हमने पीछे क्या पढ़ा था। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम है आपके वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाएं। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको चैप्टर का नाम भी पता होगा। थोड़ी सी आगे बढ़ के बताती हूँ कि इसमें हमने आय प्रबंधन देखा, इसके साथ ही हमने बजट देखा, बजट निर्माण की चरण देखे। चरण से ही क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, जिसे हमने पूरा अच्छे से समझा। सेवाओं की सूची भी देखा, तथा इसमें ये भी देखे कि कौन सी सेवाएं आवश्यक हैं, कौन अनावश्यक है। किसे हम बजट निर्माण के, जो भी हम अपना पुस्तिका बना रहे हैं, जो भी मेंशन करने के लिए जो एक डायरी बना रहे हैं, उसमें आवश्यक वस्तुएं की सूची किसी को कौन सी है, अनावश्यक वस्तुओं की सूची हम कहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना। इन चीजों को हम जाने, इसी के साथ हम जाने कि आय व्यय के बीच के संतुलन को, कि किसे हम संतुलन कहते हैं, ठीक है ना। संतुलन को जाने, आय व्यय के बीच के संतुलन को जाने, और इसी के साथ पारिवारिक बजट योजना को भी हम जाने। जो आप लोगों के सामने पारिवारिक बजट योजना के लाभ भी हम जाने, और इसी के साथ धन प्रबंधन में नियंत्रण देखिए हम जाने। क्या जाने कि धन प्रबंधन के में नियंत्रण जाने, और जिसमें मानसिक एवं यांत्रिक जांच भी जाने, दोनों को देखिए। दूसरा क्या देखे थे कि अभिलेख एवं खाते देखे थे। अब इसके साथ ही हम मासिक व्यय की तुलना को देखे थे। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझे थे। अब यहाँ से हमें पढ़ना है, ठीक है ना। 2 स्टेप तो हम जान लिए थे, 2 स्टेप कर लिए थे। तीसरा स्टेप, या फिर इसे अंतिम कदम कहिए, मूल्यांकन। क्या अंतिम कदम कहिए, मूल्यांकन को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वित्तीय प्रबंधन योजनाओं के प्रबंधन का अंतिम कदम कौन सा है, तो निम्न में से कौन सा आएगा, आपका मूल्यांकन आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, मूल्यांकन। करेक्ट आंसर ये रहेगा। अब आइए देखते हैं कि मूल्यांकन में क्या बताता है, जो लास्ट हमें इसमें पढ़ना है। व्ययों से, अब ये ना जानिएगा कि क्लास ही लास्ट होगा, लेक्चर लास्ट नहीं होगा, है ना। आइए देखते हैं कि व्ययों से प्राप्त संतुष्टि बजट की सफलता को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण साधनों में से एक है ना। जो आप व्ययों से प्राप्त संतुष्टि, पैसे खर्च करके, आय को खर्च करके, जो चीज आप खरीद रहे हैं, जो चीज आप ले रहे हैं, जिस चीज को से, उस चीज से जब आपकी संतुष्टि होती है ना, तो बजट की सफलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। और वो साधन कौन सा, मूल्यांकन है। क्योंकि हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि 1000 की साड़ी लिए हैं, और जब हम उसे पहनते हैं तो वो हमें आरामदेह लगता है, तो हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि हाँ हमारा 1000 खर्च करना क्या हो गया, सफल हो गया। क्यों, क्योंकि हमें संतुष्टि मिल गई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें संतुष्टि मिल गई। कोई बुक हमें खरीदना है, तो उस पे बुक 300 की बुक है, 400 500 की बुक है, उस बुक में बहुत चीजों को हम समझ लिए, बहुत चीजों को जान लिए, जिससे आयोग क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। बहुत गहराई तक डीप में उसमें समझाने का अर्थ प्रस्तुत किया गया है। तो क्या हो गया, आपको संतुष्टि मिल गई। और संतुष्टि मिल गई तो किसके जरिए आपको पता चल रहा है, मूल्यांकन से आपको पता चल जाती है कि हाँ जो बजट बना है उससे हमें संतुष्टि मिल गई। तो मूल्यांकन से आप जानते हैं कि हमें संतुष्टि मिली कि नहीं मिली। संतुष्टि अगर मिल गई तो बजट आपका सही है, और संतुष्टि नहीं मिली तो बजट आपका क्या है, गलत है।
तो फिर से पुनः बजट बनाइए। उसी चीज को वह जो किससे पता चलता है, मूल्यांकन से पता चलता है, जो आपका क्या है, अंतिम कदम है वित्तीय प्रबंधन योजनाओं का। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट लक्ष्यों के मद्देनजर मूल्यांकन किया जाता, निर्धारित करने मूल्यांकन किया जाता है, जैसे व्यय किए गए धन का उचित मूल्य प्राप्त करना, जब बिल दे हो तो उनका चुकता करने में समर्थ, भविष्य के लिए व्यवस्था तथा परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार। अब यही तो करते हैं जब बजट बनाते हैं। तो हमने ऊपर के लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए हैं कि जब बजट बनाते हैं ना, तो उसमें क्या, कोई कोई चीज खरीद रहा है तो उस पर कितना व्यय धन राशि हम किए, उसका मूल्य हम प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ हमें सही मूल्य में कि नहीं मिला। ठीक है ना। हर जगह पे पता है, हर जगह पे अरहर की दाल 180 रुपया किलो है, बस हम गए 220 रुपया किलो, 250 रुपया किलो कहीं से उठा लें, तो हमें संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मूल्यांकन कर लिए कि हम ठगे गए, है ना। तो उस बात को, जब बिल दे होता है, जब बिल आप कहीं चुकाने में समर्थवान होते हैं, भविष्य के लिए व्यवस्था तथा परिवार की आर्थिक स्थिति में क्या होती है, जब सुधार होती है, इन चीजों को सही स्टेप में आप कर लेते हैं, तो बजट आपका ठीक है। और बजट ठीक कैसे पता कर पाते हैं? मूल्यांकन से। और जब मूल्यांकन सही हो जाती है, संतुष्टि है, तो आपका बजट क्या है, सही है ना। अब आइए आगे देखते हैं कि व्यय के रिकॉर्ड व्यय के रिकॉर्ड अभिलेख, अर्थात जो लिखित आपका है, जो लिखित आपका आपने नोट्स जो बना रखे हैं ना, जो एक डायरी बना रखी है कि व्यय होगा, महीने का चावल इतना व्यय होगा, महीने का दाल पे इतना पैसा व्यय होगा, महीने के बच्चे को फीस पे इतना व्यय होगा, आवागमन की सुविधाओं पे इतना फीस, इतने पैसे लग जाएंगे, किराए लगेंगे। तो वही जो इस डायरी में आप नोट कर रही हैं, उसी को कहा गया है अभिलेख। और वो अभिलेख एकल, दोहरी अथवा बहुपत्रकों में रखा जा सकता है। ठीक है ना। आप डायरी भी बना सकती हैं, या फिर एक पेज भी बना सकती हैं, एक पेज भी बना सकती हैं। उसमें मासिक मासिक सभी को नोट कर सकती हैं कि भोजन भोजन के लिए बराबर इतना खर्च लगेगा, बच्चों का फीस के लिए इतना खर्च है ना, बेटी ऑनलाइन क्लास ले रही है तो इसके लिए इतना महीने का, और जो भी है आवश्यक, वैसे ही मान लीजिए 30 त्योहार पड़ गया तो ऐसे इतना मेंशन कर लिया। तो ये क्या है, एक पेज पे भी मासिक बना सकती हैं। और या फिर उसे क्या करिए, और एकल को ऐसे भी प्रस्तुत किया जाता है कि कार्बन कॉपी वाला एक पन्ने का कोई भी होके, उस पन्ने से आप दोहरे भी बना सकते हैं, बहुपत्रकों में भी बना सकते हैं, है ना, कि उसे रख भी सकते हैं। तो रिकॉर्ड, अभिलेख रिकॉर्ड का मतलब उसी से संबंधित कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो देखिए वो एकल भी हो सकता है हमारा, दोहरा भी हो सकता है, तथा बहुपत्रक भी हो सकता है। तीनों ऑप्शन है, तो आप सभी पे ट्रिक लगाएंगे, है ना। आप क्या करेंगे, सभी पे ट्रिक लगाएंगे। यह विधि सरल एवं लचीली होती है। अब एकल एकल पत्र हम कार्बन कॉपी से लिखे, अच्छा ये वाला 1 महीने का पूरा हो गया तो फाड़ के उसे फेंक दिए, नेक्स्ट अगले दूसरे महीने का हम बना लिए। तो दूसरे महीने में देख रहे हैं बच्चे का तबीयत अगर खराब चल रहा है तो उसमें जुड़ गया। दूसरे महीने से बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो फीस लगता है ना, पेपर का एग्जाम फीस लग गया तो उसे मेंशन कर लिए। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि जो अतिरिक्त आवश्यकताएं हो जाती हैं उसे मेंशन कर लिए, ये पिछला वाला हम हटा दिए, इसे निचोड़ के फिर हटा दिए। तो वही कहा जा रहा है कि लचीला होता है। ये रिकॉर्ड क्या होता है, लचीला होता है। यह पत्रक दरवाजे अथवा कैबिनेट के पीछे लगाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई घर का जो भी मुखिया है वो आपको 10,000 दे दिया है, जो गृहिणी है उसे 10,000 क्या किया है कि 10,000 दे दिया है। जब 10,000 उसे दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो दरवाजे के पीछे, या तो उस पत्रक को दरवाजे के पीछे लगा ले, और या फिर जो अलमीरा होता है ना, तो जो ड्रेस होता है ना खींचने वाला, उसमें कहा गया है कि उसमें आप अगर रख रही हैं अलमीरा में, तो उसमें रख रही हैं ताकि
जो आपको 10,000 दिए हैं मुखिया, अगर तुरंत आपसे पूछे तो आप बता लीजिए कि दूध का इतना खर्च हुआ, बच्चों के फीस का इतना हुआ। आप देख लीजिए, आप आसानी तरीके से दिखा लेंगी, बता लेंगी कि आवागमन में इतना खर्चा हुआ, किसी के यहाँ गए थे तो उन्हें इतना गिफ्ट, 500 गिफ्ट कर दिए हैं, फिर चाहे दवा पे इतने खर्च हुए हैं, एक्स्ट्रा खर्च इतने हुए हैं, बच्चा कुछ भी नहीं, बच्चा 200 500, तो ये आपका हो गया। तो आप ये लिस्ट को मेंशन करवा सकती हैं। जब कहाँ लगवा देंगी? दरवाजे या कैबिनेट के पीछे लगाया जा सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये एकल होते हैं या फिर दोहरे बहुपत्रक भी हो जा सकते हैं, जो कार्बन कॉपी से आप छप के 1 2 3 पेज इस पे मेंशन करती जाएंगे और ऐसे उठा उठा के दिखाती जाएंगे, है ना। तो उसी को बताया जिसके साथ एक पेंसिल भी लगाना सुविधाजनक है। अब इसके साथ आप क्या करिए कि एक पेंसिल भी अगर लगा लीजिए, एक पेंसिल भी लगा लीजिए, तो क्या रहेगा आपके लिए? सुविधाजनक रहेगा। आप तुरंत इसे बताते हुए, काटते हुए निकलते चले जाएंगे, और जिसे भी बताएंगे उसे सही वे में क्या होगा, समझ में आएगा। अर्थात इसकी भी आवश्यकता होती है। जिसके साथ एक पेंसिल लगाना सुविधाजनक है। यद्यपि दोहरी एवं बहुपत्रक विधियां एकल पत्रक की तुलना में अधिक उपयुक्त होती हैं। क्यों? यद्यपि दोहरी एवं बहुपत्रक विधियां एकल पत्रक की तुलना में अधिक उपयुक्त होती है। क्यों अधिक उपयुक्त होती है? कि एक ही पेज है, मान लीजिए वो फट गया, फीक गया, तो हम नहीं बता पाए। तो जो दोहरी और बहुपत्रक है ना, उसमें बहुत सारे पेज हैं, उस पर कार्बन कॉपी से मेंशन हुआ है, तो इस पेज को नहीं दे पाए तो दूसरे पेज को हम दिखा दिया कि देखिए अगले अगले महीने का इतना इतना था, पिछले महीने का इतना था, वो उस पर मेंशन रहता है। तो उसी बात को बताया गया। फिर भी एकल पत्रक अच्छी तरह निर्मित किया जा सकता है। इसमें आवश्यक आंकड़े शामिल किया जा सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। अब देखते हैं कि विचार करने क्या कहा गया। अक्टूबर 2008 के एकल पत्रक विधि में क्या किया गया? देखिए 2021 के क्वेश्चन में पूछा था ना कि जब आप बजट बनाएंगी तो लास्ट का नियम को देखेंगे कि शुरुआत के नियम को देखेंगी, ऐसे पूछा था ना क्वेश्चन। तो इन्हीं सब जगह से उठा के लिए जाते हैं ये सब क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है कि 2008 के लिए एकल पत्र विधि बनाया गया है। ये क्या किया? अब देखिए यही एकल पत्र विधि है। एक पेपर ले लिया गया है, एक पेज है, श्रेणी रख दिया गया है, व्यय की गई राशि, आवंटित राशि, यहाँ राशि आपका 500 किसी चीज के लिए या इतने चीज के लिए खर्च हो रहा है, व्यय की गई राशि और योग कितना हो रहा है। तो देखिए भोजन पे आपका कितना खर्च हो रहा है ना, भोजन पे कितना खर्च हो रहा है। अगला देखिए कि क्या दिया है। अब आपका आवागमन पे कितना खर्च हो रहा है, इसे मेंशन करेंगे। वस्त्र पे कितना खर्च हो रहा है, वस्त्र पे कितना खर्च हो रहा है उसे मेंशन करेंगे। इसी के साथ शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है। अब देखिए फीस है, कॉपी है, पुस्तक है, रेजर है, शार्पनर है, ड्रेस है, बहुत चीजें लगती हैं बच्चों के और रोज टूटते फूटते रहते हैं। बोतल है, बॉटल है, ये लंच बॉक्स हो गया, बैग हो गया, शूज हो गया, सॉक्स हो गया। विंटर के सीजन आ गए तो तरह तरह के कैप है, ग्लव्स है, शूज है, विंटर वाले सारे कपड़े हैं। तो ये सब क्या है? शिक्षा में आपका आ गया। चिकित्सालय में खर्च होगा, चिकित्सालय में, और कोई अन्य आवश्यक आपका हो जाए। तो ऐसे ही बनाते हैं। अगला देखते हैं। है ना, पारिवारिक आय तथा पारिवारिक आय तथा योजना नियंत्रण मूल्यांकन द्वारा इससे प्रबंधन के बारे में जानने के बाद हमें इस बात को पूरा अंदाजा है कि अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब लगता अब लग अब सॉरी अब अगला चरण होगा बचत और निवेश के बारे में सिखाना, ताकि हम भविष्य में उनका बेहतर उपयोग कर सके। ठीक है, अब इन चीजों को तो हम जान लिए कि योजना नियंत्रण और मूल्यांकन अपने आय का किस प्रकार से हमें स्टेप वाइज फॉलो करना चाहिए। तो एक सही वे में हमारा बजट, सही तरीके से बजट हमारा चलेगा। बजट क्या होगा तब सही तरीके से चलेगा। इन चरणों को हम देख लिया। अब क्या देखना है कि निवेश तथा बचत और निवेश के बारे में हमें देखना है। टोटल किसके बारे में अब देखेंगे कि बचत और निवेश के बारे में। आइए आगे देखते हैं।
कि क्या है, बचत, है ना, बचत। ऊपर करते हैं थोड़ा। बचत का तात्पर्य है भविष्य में इस्तेमाल अथवा अधिक उत्पाद के लिए अपने धन अथवा अन्य संसाधन के एक भाग को अलग रखना, है ना। बचत का मतलब क्या होता है कि बचत का मतलब होता है कि अपने आय में से, अब वहीं तो हम बजट बजट क्यों बना रहे थे, ताकि बचत हो के आवश्यक आवश्यक मदों को हम लिख लिए थे, जो भी हमारे लिए मूल आवश्यकताएं हैं उसको हमने मेंशन किया। जो अनावश्यक है उसे हम मेंशन मन करे तो कर सकते हैं, ना मेंशन करे तो अपने आय के अनुसार ना करें। जो जरूरी नहीं है, फिजूल खर्चे जो है वो जरूरी नहीं है तो उसे ना मेंशन करें। और उसी से क्या हमारा होता है, बचत होता है। जब हम बजट बनाएंगे ना तभी हमारा बचत होगा। और उसी बचत को कहा गया है कि अधिक उत्पादन के लिए, और जब बचत हो जाता है ना तो हमें अधिक उत्पादन के लिए अपने धन अथवा अन्य संसाधन के एक भाग का अलग रखना, अर्थात अपने आय का या संसाधन का एक अलग रखना, उसी को हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। परिवार की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भावी भावी आवश्यकता का मतलब समझिए ना कि भविष्य की आवश्यकता की जरूरत के लिए। आवश्यकता की जरूरत के लिए, भावी आवश्यकता उसी को कहा गया है। भावी आवश्यकता भविष्य की पूर्ति के लिए बचत महत्वपूर्ण है। अब बचत हर घर में जो पेरेंट्स हैं, जो मुखिया हैं, वो क्यों बचत करने के लिए जरूरी समझते हैं कि भावी आवश्यकताएं, आगे चल के बेटी का विवाह करवाना है तो कई लाखों लग जाता है, हमें मकान बनवाना है अगर हम रेंट पे हैं, या फिर अपने गांव बस्ती में हैं तो शहरों में मकान बनवाना है तो उसके लिए बचत करते हैं। अपने आकस्मिक आवश्यकता के लिए बचत करते हैं। बुजुर्ग अवस्था में हैप्पी लाइफ जीवन जीने के लिए हम बचत करते हैं। बेटे बेटियों को जो भी आगे का कदम अगर वो उठाएंगे भविष्य के लिए, उन्हें कोई सर्विस लग रहा है तो उसमें अगर हमें लगाना है उनकी तैयारी के लिए, तो वो क्यों करते हैं, बचत करते हैं। उसी को कहा जाता है भावी आवश्यकता के लिए। किसी अर्थव्यवस्था के अस्तित्व किसी अर्थव्यवस्था के अस्तित्व एवं विकास के लिए भी बचत महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था, अब देखिए कोई भी व्यक्ति जो जमा करता है, जो बचत करता है ना, अब वो बचत कैसे करते हैं, कोई एफडी कर दिया, एनएससी कर दिया, पीडीएफ सॉरी पीपीएफ में जमा कर दिया, ऐसे ही बचत होता है ना। और वो बचत जब करता है ना तो वो बचत क्या होता है, स्थायी होता है, स्थायी होता है ये सब बचत। जो जित मान लीजिए कोई व्यक्ति जितना निवेश करता है, वो निवेश जितना वह व्यक्ति निवेश करता है, अर्थात जमा करता है, बचत करता है, तो वो कहाँ जाता है, राष्ट्र अर्थव्यवस्था में वो सहायक होता है, स्थायी होता है ना। जो एनएससी होता है, पीपीएफ होता है, तो ये सब क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कि स्थायी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने प्राप्ति पर जो भी रखता है, जो भी बैंक में जमा उमा करता है, तो स्थायी होता है कि हम 5 साल के लिए 5 वर्ष के लिए ये जमा कर रहे हैं। ये होता है कि 10 वर्ष बाद 5 वर्ष के लिए वो 5,000 से शुरू किए हैं, है ना। वो क्या किए हैं कि 5,000 से शुरू किए हैं, हाँ, उन्हें जाके वहां पे कितना मिलेगा, 10,000 मिल जाएगा। 10 वर्ष बाद 10,000 मिल जाएगा। तो इसी को कहा जाता है कि क्या, अर्थव्यवस्था के अस्तित्व एवं विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जब वो जमा करते हैं ना तो गवर्नमेंट को क्या रहता है, पता रहता है, क्यों, कि ये 5 वर्ष के लिए किया। और जो गवर्नमेंट के पास ये सारे व्यक्ति जमा करते हैं ना तो गवर्नमेंट का क्या होता है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होता है। जो राष्ट्र है उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होता है। अब उसी में वही हो जाता है कि पूंजी निर्माण तब हमारी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि आगे देखिए, क्योंकि बचत में पूंजी निर्माण एवं संचय होता है। जब हम ये बचत करते हैं ना तो बचत में देखिए क्या कहा जा रहा है कि पूंजी पूंजी निर्माण होता है।
पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण का मतलब आप 5,000 जमा किए हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, तो वो पूंजी पूंजी ही तो बढ़ी। आप कहीं कोई क्या किया, कोई जमीन ले लिया, आज जमीन वो 20 लाख का ले रहे हैं, 4 ही साल बाद बेचिए तो 40 लाख का वो जमीन, तो पूंजी निर्माण है। तो इसी बात को बताया गया है। और जो हम ये स्थाई जमा करते हैं, एनएससी है, पीपीएफ है, जो भी ये सब होता है हमारा डाक खाने में जो भी जमा करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सारे सारे क्या तब क्या हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के विकास में भी। अब जब आगे देखिए, पहले ऐसा तब होता है जब कारोबार शुरू करके करके अथवा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में धन जमा करके बचत का उपयोग उत्पादन रूप से किया जाता है, जिसे सार्वजनिक बचत के लिए एकत्रित किया जाता है तथा उत्पादन के प्रयोजनार्थ उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो जितने भी गवर्नमेंट वाले व्यक्ति हैं, अब मान लीजिए गवर्नमेंट भी हैं, कुछ कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं कि वहां पे भी ये सब करते हैं ना, एनएससी हुआ, पीपीएफ हुआ, और सब देखिए जमा राशि लोग जमा करते हैं कि इतने वर्ष के लिए, इतने 5 साल के लिए, 20 साल के लिए लोग ऐसे जमा करते हैं, कटवाते हैं, तो ये सब क्या है, स्थाई है। अब वो पैसा किसका कट रहा अभी है, जब 20 साल के लिए, तो 20 साल तक किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट उसी पैसे को क्या करता है, कहीं जो ये वित्तीय बैंकों और संस्थाओं में जो आप जमा राशि किए हैं ना, तो उसका उत्पादन रूप में किया जाता है तथा सार्वजनिक बचत के लिए एकत्रित किया जाता है। और ये सब जब एकत्रित हो जाता है ना, तो कहीं पे देखिए क्या होता है कि फैक्ट्री खुलता है, कहीं गवर्नमेंट क्या करता है कि फैक्ट्री खुलवाता है, हॉस्पिटल खुलवाता है, शिक्षा का विकास करवाता है, जो क्या करता है, जो और उत्पादन करता है, और किसके लिए, सार्वजनिक के लिए। बहुत लोग जाके उसमें वर्कर कार्य नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये उत्पादन का कार्य है। और इसके साथ ही आपका पैसा भी 2 गुना 3 गुना बढ़ रहा है। तो उसी बात को बताया गया है यहाँ पे। आशा करती हूँ कि क्लास समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स फिर भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। और नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए मेरे समझाने में अगर कहीं त्रुटि लग रही है आप लोगों को, तो उसे भी बेझिझक मेंशन करिए, मैं दोबारा इस क्लास को रिपीट करूंगी, है ना। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। बचत परिवार की बचत करने की क्षमता तथा बचत करने की इच्छा पर निर्भर करती है। बचत परिवार की बचत करने की क्षमता पर, नोट कर लीजिएगा कि क्या बचत किस पे निर्भर करती है, परिवार की बचत करने की क्षमता पर। अब मान लीजिए कोई 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 व्यक्ति है, उसे बचत करने की, जो भी हमने ऊपर का क्लास पढ़ा है कि आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उसे बजट, वो बजट बनाएगा ही नहीं, बजट बनाने का सिस्टम ही नहीं समझेगा, तो बचत कैसे करेगा, नहीं करेगा, कर पाएगा वो। और अगर वो बजट बना लिया सही सिस्टम से, तो बचत करेगा कि हम क्यों, क्योंकि उसने जोड़ रखा है कि अनावश्यक चीजों पे, फिजूल खर्चों पे हमें नहीं खर्च करना है। थोड़ी बहुत हम खर्च करेंगे विलासिता पे, लेकिन ज्यादा नहीं खर्च करेंगे, तो वो बचत हो रहा है। और वो बचत किस पे, उस परिवार के व्यक्ति पे क्षमता पर कार्य करता है कि वहाँ वो उसमें सक्षम है कि नहीं। अब 60,000 पा रहा है, 60,000 महीने का पा रहा है, 60,000 पूरा खर्च कर दे रहा है, तो वो सक्षम नहीं है, तब उसे नहीं कहा जाएगा, है ना। और 60,000 पा रहे हैं, 40,000 खर्च कर रहे हैं, 20,000 बचत कर ले रहे हैं, तो क्या है, वो वो सक्षम है। तो यानी कि बचत परिवार की क्षमता पर भी डिपेंड करता है। बचत करने की इच्छा पर निर्भर करता है, बचत करने की इच्छा पर भी निर्भर करता है। आगे देखिए, बचत करने की योग्यता प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। अब किसी परिवार में 4 लोग कमा रहे हैं, तो भाई थोड़ी वो विलासिता भी कर सकते हैं कि हाँ, हर जगह घूमना है, फिरना है, लोगों को हैवी गिफ्ट देना है, खुद भी लेना है, पार्टी करना है। तो क्यों, क्योंकि उस घर में 2-4 लोग आय की प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन जिस घर में केवल एक ही सदस्य आय की प्राप्ति कर रहा है और 10 लोग हैं, तो वो क्या, उसकी आय पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से बचत करेगा, बजट बनाएगा, बचत करेगा, है ना। उच्च आय वाले परिवारों में अपने मूलभूत बचत की ज्यादा संभावना होती है। उच्च आय वाले
अब किसे कहा जा रहा है कि देखिए, उच्च आय वाले परिवारों में, अर्थात जो जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, महीने का ये महीने का मान लीजिए कि 1 लाख कमा ले रहे हैं, महीने का 2 लाख कमा रहे हैं, तो उस परिवार में क्वेश्चन पूछ लेता है कि उच्च आय वाले परिवार में मूलभूत मूलभूत बचत पे ज्यादा खर्च होता है, कम खर्च होता है, नहीं खर्च होता है, क्या होता है? तो देखिए, ज्यादा संभावना होता है किसका? बचत का ज्यादा से। क्यों? क्योंकि वो मूलभूत अर्थात रोटी कपड़ा मकान पे वो कम खर्च करते हैं। हमने एंजिल का नियम पढ़े ना, कि जो व्यक्ति जितना आय वाला होता है उसकी क्या भोजन पे व्यय खर्च कम होती है, जबकि घूमना फिरना, स्कूल पे, ये क्या है, चिकित्सा विभाग में, इन सब पे आपका क्या होता है? ज्यादा खर्च होता है। तो उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। जबकि इसके अपेक्षा देखिए कि कम आय वाले परिवार में किसे बताया जा रहा है कि कम आय वाले परिवार में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत कम बचत कम बचत कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे वो महीने का 20,000 ही कमा रहे हैं, तो कुछ खाने में खर्च कर देते हैं, कुछ पहनने में खर्च कर देते हैं, कुछ अपने मकान को, बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो मकान को छाने और बनाने में खर्च कर देते हैं। तो ऐसे उनका क्या होता है? बचत कम कर पाते हैं। जब उनकी आय ही कम आय है, आय ही नहीं सही है, तो भाई आज का सही रहे। अब ऐसा नहीं ना करेंगे कि आज चलो हम क्या करें, बचत करने के चक्कर में खाना भी ना खाएं। 100 रुपए का प्रतिदिन अगर खाने में भी आ रहा है खर्च, तो 100 रुपया भी ना खर्च करें। आज हम भूसा खा के रहें और 4 दिन बाद 400 जब बच जाएगा तो हम मलाई खाएंगे, तो क्या होंगे? धीरे धीरे तो मरने के कगार पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो इसी बात को बताया गया है, बचत कम कर पाते हैं। भाई उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाख 2 लाख वो बैंक में पीपीएफ करेंगे और एनएससी खरीदेंगे? नहीं ना कर पाएंगे। या फिर कोई शेयर खरीदेंगे, नहीं कर पाएंगे, वो बचत नहीं कर पाते। इसी बात को समझिए, क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता है। कम आय वाले परिवार में बचत करने की इच्छा परिवार के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर तथा भविष्य का ध्यान रखते हुए वर्तमान में कुछ विलासिताओं का त्याग कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अब मान लीजिए अगर कम आय वाले परिवार के हैं, तो विलासिता तो वो त्याग कर देंगे, लेकिन जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसे कैसे वो खर्च करेंगे, इस बात पर निर्भर करती है। देखिए, दिया है, धन बचाना आसान नहीं है। इसमें परिवार के सदस्यों की ओर से अनुशासन, नियोजन, सहयोग तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, क्यों कहा जा रहा है कि अनुशासन होना चाहिए? ये नहीं कि पिताजी, मान लीजिए पापा मम्मी को 10,000 दे दिए हैं और मम्मी रोज बच्चों को 200 400 दे रहे हैं, और नहीं कुछ तो 50 रुपये डेली दे रही हैं कि बेटा जाना चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम खा लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। रोज 100 रुपया दे रही हैं कि कोल्ड ड्रिंक है वगैरह, पिज्जा बर्गर जाओ ले आओ खाओ। तो ये अनुशासन बना के फिर मम्मी का काम है रखने का। घर के प्रत्येक सदस्य अगर एक दूसरे पर अनुशासन बनाए रहेंगे फिजूल खर्चे से, तब भी हमारा बचत सही होगा। नियोजन करके देखेंगे, इसे हमने ऊपर के लेक्चर में देख लिया है। सहयोग करने की भाव रखेंगे, एक दूसरे को सहयोग ऐसे कर लेंगे। मान लीजिए मम्मी का तबीयत नहीं ठीक है, तो ये नहीं कि उसके लिए मेड लगा ले हम, फिर वो महीने का और खर्च बढ़े। जो दादी हैं, बुआ है, दीदी है, बेटी है, बहन है, वो 4 दिन कार्य कर ले, वो 10 दिन कार्य कर ले, और मम्मी क्या होगा, रिलैक्स फील कर लेंगी, तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, है ना? तो ऐसी भी सहयोग की भावना से होती है। परिश्रम की आवश्यकता है। अब ये नहीं कि घर का एक सदस्य अगर सर्विस पे जा रहा है करने, बाकी सब लोग सारे दिन सोइए, सारे दिन बस खाए जाइए, पिए जाइए, सोइए, घूमिए फिरिए, नहीं। आप भी कुछ दिमाग दौड़ाइए। जो भी घर में है, घर में साफ सफाई स्वच्छता से भी ऐसे रहिए। पौष्टिक आहार मम्मी खुद बनाती हैं, आप भी अपना ध्यान दीजिए। हर तरीके से ध्यान देंगे तो हम निरोग रहेंगे, जिससे फिजूल खर्ची नहीं बढ़ेगी, हमें कहीं चोट वगैरह ना लग जाए, ये भी फिजूल खर्ची नहीं बढ़ेगी। फालतू के कार्य ना करें जो फिजूल खर्ची नहीं बढ़ाएगी। तो इन चीज से परिश्रम की आवश्यकता होती है। तरह तरह के परिश्रम हो सकते हैं। अगर आप किशोरावस्था के बाद की अवस्था के हैं, तो आप जिस वे से पढ़ाई किए हैं उस वे से कार्य कर सकते हैं, है ना? तो उस बात को बताया गया है। किंतु परिवार की सुरक्षा एवं खुशी के लिए धन की बचत बहुत जरूरी है।
अब गरीब परिवार भी है, वो भी बचत करता है, लेकिन इतना ज्यादा बचत नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पहले अपने मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत करता है। शुद्ध से रहेगा नहीं, पौष्टिक आहार भी नहीं लेगा, तो वो बेचारा कैसे रहेगा? बचत करके क्या फायदा? तो वही का। और जो भाई ज्यादा आय वाले हैं, उनकी आय उतना ज्यादा है ही, वो कितना खाएंगे और कितना पहनेंगे ओढ़ेंगे, पेट तो फाड़ेंगे नहीं। पैसा ज्यादा है तो बचत करेंगे ही। तो इसी बात पे डिपेंड करता है। और देखिए, बचत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सुरक्षा एवं खुशहाल का, सुरक्षा का मतलब क्या है? आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गया, आकस्मिक जरूरी पड़ गया, आकस्मिक कहीं शादी विवाह पड़ गया कि हमें देना पड़ा, आकस्मिक कहीं हमें प्लॉट अच्छा लग गया, मकान अच्छा लग गया, तो हमारे पास बचत है, तो हम तुरंत अपना खरीद लिए। आकस्मिक बच्चे बेटे बेटियों के सर्विस में लग गया कि 2 लाख दे के अगर सर्विस लग जा रहा है तो हम दे दिए, तो क्या हो गया? सुरक्षा भी हो गया, खुशी भी हो गई। तो धन की बचत बहुत जरूरी है। बचत के लिए बचत करना निरर्थक है। बचत के लिए बचत करना निरर्थक है, इस चीज को मेंशन करिएगा। उलझा रहा है बस आपको, ऐसे ही आयोग उलझाता है। देखिए, बचत के लिए बचत करना निरर्थक है, अर्थात आज अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि आपने बजट बना लिया है कि हाँ, इतना इतना खर्च महीने का हो रहा है, 20,000 बच रहा है। 20,000 बच रहा है तो ठीक है, 20,000 ही बचेगा, तो आपका बहुत बच जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि 20,000 तो बच ही रहा है, अब क्या करें? महीने में जो 40,000 खर्च हो रहा है ना, उसमें से भी 20,000 बचा लें हम, है ना? तो अब क्या होगा? 20,000 में ही आपका जो खर्च नहीं चलना है, क्योंकि आपने बजट अच्छी तरीके से जोड़ के बनाया है कि 500 इनका लगेगा, 500 फीस का लगेगा, आवागमन का लगेगा, ये सब लगेगा ना, तो उसमें से काट लेंगे तो मरेंगे नहीं ना। दवा जरूरी है तो दवा खाएंगे ही, पौष्टिक आहार जरूरी है तो खाएंगे ही। तो उसी चीज को करा, बचत के लिए बचत करना निरर्थक है, अर्थात जो बजट आप बना लिए हैं खर्च करने के लिए, जो फ्लेक्सिबल बजट बना लिए हैं, लचीला बजट, उसे फॉलो करिए, उसमें से ना बचत करने की जरूरत करिए। और लचीला हम क्यों करते हैं? ताकि जो 20,000 हमारा बच रहा है ना, जो 20,000 हमारा बच रहा है ना, उसमें भी 100 200 लगे तो इसमें लगा ले, जबकि उस उसमें से इसमें ना बचत करने लगे। उसी बात को कहा जा रहा है कि ये क्या है? निरर्थक है। क्योंकि आज आज भी हमारा क्या होना चाहिए? जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है ना, प्रेजेंट भी हमारा हैप्पी लाइफ चलना चाहिए, तभी हम आगे वाली जिंदगी में शुद्ध से खड़े रहेंगे, है ना? हर तरह से, चाहे मानसिक तौर पे, चाहे शारीरिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे, किसी भी तौर पे, तभी हम आगे सही रहेंगे जब इस वाले बजट पे सही से रहेंगे, तो बेफिक्री से। तो बचत सभी सार्थक है, बचत सभी सार्थक है जब इसका लक्ष्य परिवार के सभी सदस्यों द्वारा सुनियोजित समझा जाए तथा धन के भावी प्रयोग के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से निवेश किया जाए। भाई वही कहा जा रहा है कि बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से जब हम निवेश करेंगे ना, कि हाँ, यहाँ ये खर्च लगना है तो लगना है, तो तभी हमारा सही स्टेप में चल पाएगा। आइए देखते हैं अगला क्या है। निवेश है, क्या है? निवेश है। तो निवेश नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जहाँ भी उलझे होइए वहाँ से पूछने की जब कोशिश करिए। सो तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।